फोन करके पूछ लो उनसे दूसरे रूम में कि मम्मा। सभी को नमस्कार। और प्रभाकर जी, आपका हार्दिक धन्यवाद इतने सामयिक विषय पर आज का ये लाइव कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। और मेरी आवाज अगर आ रही हो तो कृपया मुझे बता दें कि ठीक से मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। जी, आपका मैंने देख लिया है मैसेज। और आज जो सामयिक विषय है आज का, उस पे सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूंगी कि इतना सामयिक विषय और आपके विशिष्ट प्रयासों के द्वारा, कई पिछले वीडियो भी मैंने देखे हैं, तो आपके विशिष्ट प्रयास मैं आशा करती हूँ कि हमारे भावी पीढ़ी के लिए और समाज के निर्माण के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। विमर्श के दौरान ये तय हुआ था कि हम प्राचीन भारतीय विज्ञान की प्रासंगिकता और इसकी वर्तमान शिक्षा में जो अनुप्रयोग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो इसमें विज्ञान क्या है, पराविज्ञान, विज्ञान, इन सभी चीजों में हम बहुत सारी बातों को दर्शन के रूप में भी और आजकल जो एक विशिष्ट क्षेत्र हो गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो इसमें याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि विज्ञान क्या है, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना और सत्य का ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान है। आज जब हम ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस को हम जोड़ते हैं कि क्या सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम की जो अवधारणा है वो शायद विज्ञान से ही निकलती है। अब जब हम दो भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बीच में जब हम एक कंपैरिजन करते हैं तो आमतौर पे जो धारणा होती है वो हमेशा पश्चिम की चीजों को हम अपने विद्यार्थियों को भी पढ़ाते हैं। और शायद ये हमारी संस्कृति या मैकाले की शिक्षा पद्धति जो अभी तक चली आ रही है, शायद उसका दुष्परिणाम ही है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अपनी चीजों को, अपने ज्ञान विज्ञान को न कोट करके पश्चिमी चीजों को भी आज तक कोट करते हैं। अब जब बात चलती है कि आज की शिक्षा में अनुप्रयोग क्या है और किस तरीके से विज्ञान को लागू किया जाना चाहिए, जब हम इतिहास में जाएं तो हम देखते हैं कि हमारी सभ्यता, आमतौर पे इस पे बहुत ही बहस होती है कि कौन से कालखंड को हम सही माने। तो जैसे यूपीएससी की परीक्षा होती है, पहले भी मैं कहती हूँ, या बाकी अन्य परीक्षाएं भी होती हैं, उसमें जो क्रोनोलॉजी है, समय जो है, वो एनसीईआरटी की क्रोनोलॉजी को आमतौर पे माना जाता है प्रामाणिक। इस पे बड़े ही विवाद हैं कि किस कालक्रम को, किस कालखंड को हम सही माने। मेरा ये आग्रह है कि हम इस विवाद में ना पड़े कि क्या कालखंड है, लेकिन हाँ, हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, शुरू से मेरा आग्रह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों में 2-4 पन्नों में ही हम प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं और उसके बाद की जो शिक्षा होती है उसमें उसका कोई उल्लेख नहीं होता जो हमारी ज्ञान परंपरा रही है। तो प्रासंगिकता क्या है, किस प्रकार इस ज्ञान परंपरा को हम आगे ले जाएं और इसको किस प्रकार अनुप्रयोगित करें, इसके बारे में मेरा ये विचार है। और शायद प्रभाकर जी के भी मन में ये रहा होगा कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं शिक्षा के क्षेत्र में। जब ज्ञान और विज्ञान की बात हो रही तो एक किताब बड़ी अच्छी है एल बाशम की, वंडर दैट वाज इंडिया। ये तो एक जरा सी जो आज के हमारे नवयुवक हैं उनके लिए ये चीजें हैं। हमारा इतिहास तो ह्वेनसांग और जो विभिन्न इतिहासकार रहे हैं विदेशी जो यहाँ आए हैं, मेगास्थनीज की जो इंडिका है, उन्होंने जिस तरीके से इन चीजों को लिखा है वो तो वो पश्चिमी या मेडिटेरेनियन जो चश्मा है उसके हिसाब से उन्होंने देखा, फिर भी तारीफ की। मैक्स मुलर कहते हैं कि पूरा विश्व भारतीय ज्ञान विज्ञान का ऋणी है। अब भारतीय ज्ञान विज्ञान चाहे मैक्स मुलर कहें या वेनसांग कहें या मेगास्थनीज की इंडिका में कही जाए, लेकिन इतना तो जरूर है कि पश्चिम हमारे ज्ञान विज्ञान से प्रभावित जरूर था। और शायद ये हमारी आत्म प्रवंचना है या हमारी हीन भावना है कि हम इन सारी चीजों को पश्चिम की देन, जब पश्चिम हमारी तारीफ करता है तो हम इसमें बात करते हैं कि इसको शिक्षा क्षेत्र में लागू
फॉलो किया जाना चाहिए। हमारी ज्ञान परंपरा जो है वो वैदिक काल तो एक जिसे कहेंगे कि वैदिक काल से हमें लिखित रूप में मिली है ये सारी चीजें। जब ऋग्वेद, इतना तो सभी सहमत हैं कि ऋग्वेद सबसे प्रामाणिक और प्राचीन पुस्तक है। वो जब ये कहता है कि सूर्य 7 घोड़ों पे सवार है और वो भी श्वेत रंग के 7 घोड़े हैं, तो सोचिए जब हम इसको आज के विज्ञान से करें, भौतिक विज्ञान में प्रकाश के रंग को सफेद बताया गया है और वो श्वेत रंग कुछ नहीं, प्रकाश की किरणें हैं। और सूर्य का सवार होना, सूर्य के जो सफेद रंग जो आता है वो आज के सभी 7 रंगों को मिलके श्वेत रंग की बात होती है। एक छोटा सा उदाहरण था ऋग्वेद का जो मैं आप लोगों को बता रही थी, लेकिन ऋग्वेद से जो विज्ञान की बात होती है, आप देखिए ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की बात हमारा ऋग्वेद करता है। यानी उस समय भी आर्यों को ये ज्ञात था कि जो यूनिवर्स है, जिसको आज हम यूनिवर्स कहते हैं, वो अंडे के आकार का है। इसमें आगे 27 भागों में ब्रह्मांड के बटे होने की बात कही गई और ये कहा गया कि पृथ्वी 7वें भाग पर है। तो प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो ऋषिकाएं थी, उनका विज्ञान का एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया है। हमारे जो विभिन्न कालखंड हैं, जो ऋग्वेद काल से और आगे उसके बाद उत्तर वैदिक काल में, और उसके बाद मौर्य काल, जैन काल है, मौर्य काल है, और उसके बाद जो जो आर्यभट्ट के समय तक के कालखंड को मैं लूंगी। और इसमें जो विभिन्न क्षेत्रों में हमारे विज्ञान का विकास हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगी, और इसको शिक्षा में किस तरीके से लागू किया जाए इसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगी। अब हमने बात की थी कि विज्ञान क्या है, और हमारे मनीषी, हमारे ज्ञानी जो थे, ऋषि मुनि थे, वो बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे कि विज्ञान की जीवन में क्या प्रासंगिकता है। जब याज्ञवल्क्य मुनि ऋषि के बारे में मैंने कहा था कि उन्होंने कहा है कि जीवन का अर्थ ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना है। यहाँ से जो परंपरा शुरू होती है उसमें आता है कि भारत में विज्ञान किस प्रकार जीवन और संस्कृति का हिस्सा रहा है, जीवन में किस प्रकार आप और हम देखिए आज भी नदियों में अर्घ्य देते हैं और भोर के समय अर्घ्य की परंपरा है। आज का विज्ञान भी मानता है कि आंखों में अगर सूर्य की रश्मियां पानी से रिफ्लेक्ट होके आती हैं तो आंखों पे उसका विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। भोर के समय सूर्य में इंफ्रारेड रेज बहुत ज्यादा होता है, जो हमारे शरीर में जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है, हमारे शरीर के विभिन्न रोगों को दूर करने की क्षमता होती है, विटामिन डी होता है। तो सूर्य स्नान, नदी में स्नान, ये सारी तो हमारे जीवन में रची बसी हैं। हमारे घरों में तुलसी है, हमारे गांवों में ये त्रिकोण बनाने की परंपरा है कि नीम, पीपल और बरगद जरूर बाहर होने चाहिए। क्यों? नीम में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, बरगद में मिट्टी को थामने की प्रवृत्ति है, पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तो जो आज यूनेस्को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है मिलेनियम 2030 गोल्स की, और उसमें पर्यावरण की बात बहुत की गई है। तो पर्यावरण तो हमारे जीवन में रचा बसा है। पेड़ों को न काटने की बात, नदियों को पूजने की बात, हम पत्थरों को भी पूजते हैं। तो शायद ये अंधविश्वास नहीं है, ये हमारे जीवन में विज्ञान है। और प्रकृति की हम किस प्रकार पूजा करें, प्रकृति का हम किस प्रकार संरक्षण करें, शायद हजारों वर्ष पहले भारतीय समाज इस बात को जानता था। हमारे सारे त्योहार फसलों पे आधारित हैं, कृषि आधारित देश था, तो हमारे तीज त्योहार नक्षत्रों पे आधारित होते हैं। तो जो 6 भाग जिस पे मैं बात करना चाहूंगी उसमें नक्षत्र विज्ञान 6 भाग मैंने बांटे हैं आज के विषय को हम संदर्भित करने के लिए। तो एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी की जो अभी बात कही जाती है, हमारे यहाँ नक्षत्र और ज्योतिष विज्ञान था। दूसरा था गणित, गणित भी एक विज्ञान के ही रूप में था। और तीसरा था भौतिक और रसायन विज्ञान। चौथा था हमारा योग, जो आज हम महत्ता देख रहे हैं। हमारे यहाँ तो बहुत पहले योग सूत्र लिखे जा चुके हैं, तो योग पे चौथा क्षेत्र था। पांचवा जो बात मैं पांचवा क्षेत्र लेना चाहूंगी वो है हमारा समुद्र विज्ञान।
समुद्र विज्ञान में हम इकोनॉमिक्स और कॉइनेज की जो बात करते हैं, अर्थशास्त्र और मुद्रा विज्ञान, मुद्रा भी उस समय एक विज्ञान था। और जो छठा भाग है, मैं वास्तु विज्ञान के बारे में बात करना चाहूंगी कि कैसे हम प्राचीन से लेके जो सरिता बही विज्ञान की, ज्ञान की सरिता बही, वो किस विभिन्न पड़ावों में आके आज की स्थिति में आई है। एक जो बात महत्वपूर्ण है, मैं कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपसे विमर्श किया कि हमारे जीवन में ही विज्ञान रचा बसा था। हम किस तरीके से नहाते हैं, क्या खाते हैं, मौसम के हिसाब से हमारा भोजन है, हमारे पहनने ओढ़ने का ढंग, हमारे तीज त्योहार, हमारे सोचने समझने की जो हमारे षटकर्म, हमारी संस्कृति है, वो सब विज्ञान आधारित रही। मनुष्य के जीवन को शतायु कहा गया। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, सन्यास, और इसमें एक जो वानप्रस्थ है तीसरा, इन चार भागों में हमने उस शतायु मनुष्य को बांटा। समाज को भी विभिन्न भागों में बांटा गया। और शायद बेरोजगारी की समस्या नहीं थी, अपने पैतृक व्यवसाय को लेके हम चलते थे। तो उस समय जो चीजें हैं, आज इस पे बहुत बहस होती है कि उस समय जो बीत गया, आज इसको कहने की क्या बात है। मुझे लगता है कि शायद वो जो चीजें थी, जो उस समय का जीवन था, जो समस्याएं थोड़ी कम थी और मनुष्य शतायु होता था, स्वस्थ होता था, और जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो हमारी अवधारणा थी, वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा थी, आज यूनेस्को भी उसी की बात करता है। आज यूएनओ में इस इन सारी चीजों पे, मिलेनियम 2030 गोल्स पे, यूनिसेफ के द्वारा स्वस्थ रहने पे बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, आज देखिए हिंदुस्तान की इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद, और कोरोना जिस तरीके से महामारी फैली हुई है, उसके बावजूद जिस तेजी से हम स्वस्थ हो रहे हैं, शायद इसमें बहुत बड़ा भाग हम जिस तरीके के मसालों का उपयोग करते हैं। हल्दी हमारे भोजन का अभिन्न अंग है। हम लौंग, इलायची, गरम मसाले, दालचीनी, ये सारी चीजें भोजन में लेते हैं। और शायद मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम, हमारा पथ्य है, हमारा भोजन है, हमारे जिस तरीके से हम वैज्ञानिक रूप से सारी चीजें लेते हैं, तो वो हमें कोविड-19 से लड़ने की क्षमता दे रहा है। और लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, मगर रिकवरी की दर भी हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा है। तो जो मैंने जिन 6 भागों की बात की थी कि हम इन विभिन्न भागों में, प्राचीन भारत में विज्ञान किस प्रकार था और अब किस प्रकार उस विज्ञान को प्रासंगिक बनाने और शिक्षा क्षेत्र में लागू करने की बात है, उस पे हम विशद रूप से चर्चा करेंगे। हमने ये भी चर्चा की कि किस प्रकार विज्ञान हमारे जीवन में था। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि हमारे जो वैज्ञानिक थे, वो दार्शनिक भी होते थे। जो षड दर्शन की कल्पना है, जो गौतम मुनि का दर्शन है, कपिल मुनि का दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, ये सारे के सारे दर्शन विज्ञान आधारित थे। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, जो षड दर्शन थे, उसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। इसमें है न्याय, जो गौतम मुनि के द्वारा प्रतिपादित था, वैशेषिक कणाद मुनि के द्वारा था, सांख्य कपिल मुनि के द्वारा था, योग पातंजलि के द्वारा था, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहा गया है। तो इन सारे ही जो आप देख रहे हैं, जिन दर्शनों की मैंने, जिन षड दर्शन की बात करी, पूर्णतया विज्ञान आधारित थे। तो इससे समझ में पूरी तरीके से आता है कि हमारा जो दर्शन था, हमारा जो विज्ञान और ज्ञान था, वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक प्रवृत्ति पे आधारित था। और जो दार्शनिक थे, वो वैज्ञानिक भी होते थे। तो हमने जिस तरीके से जीवन को वैज्ञानिक रखा, उसी तरीके से हमारी शिक्षा भी वैज्ञानिक थी। मैं विभिन्न कालखंडों की बात कर रही थी और मैंने विभिन्न क्षेत्रों की भी बात की थी कि मैं कैसे इन कालखंडों में किस प्रकार विज्ञान की उन्नति हुई और आज उसकी क्या प्रासंगिकता है और शिक्षा के क्षेत्र में क्या अनुप्रयोग होता है। तो जो सबसे पहला भाग है, मैं ज्योतिष और खगोल विज्ञान को लूंगी। मैंने इन कालक्रम की भी बात आपसे कही है कि जो इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता है, इस पे विवाद हो सकते हैं, आप मुझसे सहमत नहीं होंगे कि हमारा कालखंड ज्यादा पुराना है। और वैसे भी जो प्रवृत्ति है आजकल की, आर्य बाहर से आए थे, जो कहने की हमारे बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं कि आर्य बाहर से आए हैं। मेरा
शुरू से ये आग्रह रहा है कि आर्य मतलब सभ्य और सुसंस्कृत। जो हजारों वर्ष पहले आर्य इतने पढ़े लिखे थे कि जिन्होंने ऋग्वेद और से जो शुरुआत की और विभिन्न वेद उपवेद हुए, उसके बाद वेदांग हुए, मीमांसाएं हुई, ब्राह्मण हुए, ये आरण्यक हुई, ये सारी चीजों को इतने पढ़े लिखे आर्य जाति ने कैसे नहीं बताया होगा कि वो कहीं बाहर से आए हैं। आर्यों ने हमेशा अपने को, भारत भूमि को अपनी मातृभूमि कहा, और भारत भूमि रेवा खंडे की जो बात होती है उन्होंने हमेशा कहा। इससे पूरी तरीके से ये सिद्ध होता है, क्योंकि ऋग्वेद से ज्यादा प्रमाणिक और पुरानी पुस्तक अभी तक नहीं है। जब वहां पे ये कह रहे हैं कि भारत हमारी मातृभूमि है, तो मुझे लगता है ये दुराग्रह है। छोड़ देना चाहिए कि आर्य कहीं से बाहर से आए थे, और हमारे छात्रों को विशिष्ट रूप से बताना चाहिए कि यहीं से सारे चारों तरफ सभ्यता संस्कृति रही। हाँ, हमारी उनसे हमारे संबंध भी रहे, चाहे बेबीलोन हो, मेसोपोटामिया रहे या ग्रीस रहे, मगर वो बाद में उनसे हमारे संबंध रहे। और इसके जो इंस्टेंस हैं वो मौर्य काल में हमें मिलते हैं कि कैसे हमारे ग्रीस से, बेबीलोन से, मेसोपोटामिया जैसे देशों से हमारे संबंध रहे थे। सबसे पहला क्षेत्र जो मैं लेना चाहूंगी, जिसपे हम बात करेंगे, उसमें है ज्योतिष व खगोल विज्ञान। ब्रह्मांड की कल्पना, सूर्य व चंद्र के बारे में बड़े ही आश्चर्य की विषय है कि उन्हें चंद्र, विभिन्न नवग्रहों के बारे में पता था, तारों के बारे में उनको पता था। जो पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से लेके मौर्य काल तक, आर्यभट्ट के समय तक जो ये परंपरा रही, उसमें हमने सूर्य और चंद्रमा को मासकृत कहा गया, यानी जो मास का, महीनों का निर्माण करता हो। पूर्णिमा पे मास खत्म होता है और दो पक्षों की बात की गई, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इन दोनों पक्ष को मिला के एक मास बना, और चंद्रमा आधारित हमारा ज्योतिष और नक्षत्र विज्ञान शुरू हुआ। इसमें ज्योतिष विज्ञान जो है वो वेदांग जो है वो बात करता है 27 नक्षत्रों की, और ज्योतिष को वेदांग कहा गया, अर्थात वेदों का अंग। इसमें जोडिएक साइन जिसकी हम बात करते हैं, सौर पंचांग की भी बात हुई, और जो बाद में ग्रीक ज्योतिष से, और इसमें जो, जैसे हम आज भी बात करते हैं कि जो पश्चिमी ज्योतिष है वो सूर्य आधारित होता है, और जो हमारा ज्योतिष है वो चंद्र आधारित था। ये एक जनरल जिसको परसेप्शन कहते हैं, आम व्यक्ति की धारणा है, मगर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सूर्य आधारित ज्योतिष भी रहा, जिसको आज पश्चिम में एरीज, और आप लोग भी अपनी राशि फल को देखते होंगे, वृश्चिक राशि, ये सारी चीजें जो 12 राशियां हैं, जो 12 महीने पे है, इसका भी आधार भारतीय ज्योतिष ही है। और बाद में जब मैंने जैसा बताया कि ग्रीस से, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, इन सभी से संबंध स्थापित हुए, तो इन दोनों, यहाँ की ज्योतिष और वहां की ज्योतिष में संबंध स्थापित हुए। 7 दिन की परिकल्पना, राशियों की परिकल्पना, नक्षत्रों की परिकल्पना हमारा ज्योतिष करता है। इसमें मैं एक जो, जहां से एक प्रसिद्ध नक्षत्र विज्ञानी और ज्योतिषी जो थे, वृद्धगर्ग की बात कहूंगी। वृद्धगर्ग जी ने वृद्धगर्ग संहिता लिखा। पाराशर ऋषि ने भी ज्योतिष पे बहुत ज्यादा कार्य किए, और एक लगद ने, जो महर्षि लगद थे, उन्होंने यजुष ज्योतिष लिखा। वराहमिहिर जी का पंच सिद्धांतिका, आज जिस तरीके से हम बाइबल को कहते हैं, पश्चिमी जो अपनी हर बात को ऑथेंटिक वो कहते हैं पश्चिमी देश, हमारे यहाँ ज्योतिष में वराहमिहिर की जो पंच सिद्धांतिका है, उस समय इतनी प्रामाणिक ज्योतिषीय गणनाएं उसमें पंच सिद्धांतिका में है। इसमें 5 भाग उन्होंने कहे थे, सूर्य, वशिष्ठ, पोलिश, रोमक और पैतामही ज्योतिष। ये ज्योतिष के 5 भाग थे। तो जो रोमक है, रोमक पश्चिमी ज्ञान विज्ञान, जो उस समय पश्चिमी ज्योतिष था, उसको और भारतीय संबंधों को दिखाता है। मैंने जैसे बताया कि हमारे यहाँ सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, वैसे ही उन्होंने भी अपने जोडिक लिए, पाइसियन, एरीज, जो विभिन्न नक्षत्रों के आधार पे और विभिन्न महीनों में जन्म लेने के आधार पे उन्होंने कहा। तो हमारे यहाँ सूर्य सिद्धांत, इसके साथ साथ चंद्र आधारित ज्योतिषीय गणना भी
मौजूद थी। हमने महीनों का निर्माण किया, हमने कैलेंडर जिसको कहते हैं उसका निर्माण किया। और आर्यभट्ट की जो जब 5वीं सदी में आर्यभट्ट आते हैं, वैसे 499 एडी की बात आर्यभट्ट को आमतौर पे माना जाता है। उन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तिका लिखी और उसी समय जो वैज्ञानिक थे उसमें भास्कर प्रथम थे, पांडुरंग स्वामी थे, लतादेव थे, निशंक थे। औदिक्य ने जैन काल में जब आप आएंगे और बुद्ध काल में आएंगे तो उसमें भी औदिक्य ने अर्धरात्रिका लिखी। ग्रहों की गतियां, वृत्त के बारे में, गोलीय और खगोलीय घटनाओं के बारे में, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में सारी वर्णन है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मगुप्त सिद्धांत लिखे और कहते हैं कि जो न्यूटन ने अभी फिजिक्स की गणना की है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, वो ब्रह्मगुप्त ने उस पे बहुत पहले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था। अब माधव ने गोलाविद के बारे में बताया, स्फीयर्स के बारे में बताया। तो ये सारे हमारे ज्योतिषी उस समय थे, जो कॉस्मोलॉजिस्ट, नक्षत्र विज्ञानी भी थे उस समय। अब इस पे क्या प्रासंगिकता है, उन्होंने तो कर दिया। बात होगी कि उनकी जो गणनाएं थी वो आज क्या आवश्यक है। ये सारी चीजें तो हैं किताबों में, आवश्यक इसलिए है, आज उनके अनुप्रयोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि देखिए उस समय एडवांस सेपरेटर्स नहीं थे, उस समय बहुत ज्यादा वैज्ञानिक लैब्स नहीं थे, और कितने कम रिसोर्सेज में हमारे वैज्ञानिक कितनी एक्यूरेट गणना करते थे। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी आर्यभट्ट जब बताते हैं, पृथ्वी की गति बता देते हैं, तो इससे बड़ा आश्चर्य नहीं हो सकता है कि बिना किसी एडवांस सेपरेटर्स के, बिना आधुनिक उपकरणों के, यंत्रों के, उन्होंने कितनी सटीक गणनाएं की। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में, विभिन्न ग्रहों के बारे में, गति के बारे में बता देना। तो क्या आज की परिस्थितियों में जब हमारे बच्चे पूरी तरह कंप्यूटर और मोबाइल पे आधारित हो गए हैं, क्या उनके इस ज्ञान विज्ञान को कि किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज में आज पूरा का पूरा भारत, पूरा का पूरा विश्व पैरालिटिक हो गया है कोविड-19 की वजह से, ऑनलाइन शिक्षण हो रहा है। ऐसे समय में मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें अपने बच्चों को प्रकृति में रहने की और प्रकृति में आकाश को देखना, उनके अंतरिक्ष की रहस्यों को जानने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। दूसरा भाग जो है गणित का मैं लेना चाहूंगी, और मैं क्षमा भी चाहूंगी कि प्रारंभ में बहुत कुछ समय बीत गया, शायद टेक्नोलॉजी का ये था, लेकिन हम वापस अपनी सही दिशा में आ गए हैं। तो मैं गणित दूसरा क्षेत्र लूंगी। अब आप गणित को विज्ञान कैसे कहेंगे? छांदोग्य उपनिषद में अंकों का विज्ञान कहा गया गणित को, कि गणित जो है अंकों का विज्ञान है। और मुंडक उपनिषद में परा और अपरा की बात की गई, यानी सुपर, सुपीरियर एंड इंफीरियर। कुछ जो गणित के क्षेत्र हैं उसको सुपीरियर कहा गया और कुछ को इंफीरियर, जैसे परा और अपरा। जो प्रमुख चीज थे जो उस समय गणित में थे, उसमें वेदांग ज्योतिष में, जो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि वेदांग ज्योतिष में गणित को विज्ञान में सर्वोच्च स्थान दिया गया। उसको यही कहा गया कि जैसे मोर के सिंग पे मोर के सिर पे कलगी होती है, उसी तरीके से सभी विज्ञान में गणित का स्थान श्रेष्ठ है। वैसे ही तीन जो मैं बात कर रही थी आपसे कि बीज गणित, अंक गणित और ज्योतिष, तीन भागों को गणित में सबसे अच्छा कहा गया कि ये परा है। और अपरा में इसमें रेखा गणित को सल्व कहा गया, सल्व विज्ञान जो कि रेखा गणित है। और बाद में जो हम अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, त्रिकोण मिति में भी बहुत कार्य हुआ उस समय। बोधायन, स्रोत सूत्र, वर्ग और त्रिज्या के बारे में ज्ञात करना। अभी तो बस हम इतना ही जानते हैं कि भारतीयों ने शून्य की खोज की, शायद ये बड़ा ही गणितज्ञों को छोटा दिखाने की बात है। हमारे गणितज्ञों ने पाई की गणना की, जो 22/7 जो है 3.17, जो हम 14 हम बात करते हैं। यहां से जो परंपरा शुरू हुई अंकों का विज्ञान, वर्ग की त्रिज्या, वर्ग को जानना, पाइथागोरस का प्रमेय हम पढ़ाते हैं। हमारे गणितज्ञों ने, जो गणित शास्त्री थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था। शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। गिनती शतक
दशमलव, आप आश्चर्य करेंगे कि हम सिर्फ शून्य बोलते हैं कि भारतीयों ने शून्य की गणना की। अब देखिए इसमें दशमलव है, वर्गमूल है, स्क्वायर रूट जिसको हम कहते हैं, घन है, क्यूब रूट की बात होती है, पाई की बात होती है। और पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखे, 7 अष्टाध्यायी लिखे हैं, उसमें युग्मक और अयुग्मक की बात होती है। जो हम स्क्वायर रूट की बात पढ़ रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आज जब हम अपने स्टूडेंट्स को एडमिशन्स में या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम उनके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो ये देखिए हमारा विज्ञान उस समय, हमारा ज्ञान गणित के बारे में उस समय कितना एडवांस था कि हम आज भी, आप गांव में जाएंगे तो हमारे बड़े बूढ़े हैं 55-56 के, और उसके सवैये और ये सारी चीजें पहाड़े बता देते हैं, और हम अपने बच्चों को पूरी तरीके से डिवाइसेस पे रहते हैं, हमारे बच्चों को पहाड़े कहते हैं कि उनमें रोट प्रवृत्ति आएगी। मुझे लगता है कि जो वेद श्रुति के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चला, उसी प्रकार पहाड़ों को रटवाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो टेबल्स लर्न करेंगे तो उनको कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट होने की जो उनकी प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाएगी, और वो जल्दी सवालों को हल कर पाएंगे। तैत्तिरीय संहिता में छाया के बारे में बात की गई है, और ज्योमेट्री, छाया के बारे में अभी भी हम शैडो पे हम अपने विद्यार्थियों को गणित में बताते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ाते हैं, और हमारे यहाँ त्रिकोणमिति के हजारों वर्ष पहले प्रमाण मिलते हैं। तो जो गणित की आज की जो प्रासंगिकता है वो यही है कि जो समय को हम बचाएं। 4-4, 5-5 पन्ने बच्चे करते रहते हैं, कैलकुलेटर के द्वारा करते हैं, और वो एक छोटे वैदिक सूत्रों, जो वैदिक गणित आज अपना रूप ले रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि वैदिक गणित को आज के करिकुलम में लागू किया जाना चाहिए। उसको एक हीन भावना में या एक अजूबे के रूप में नहीं, बल्कि करिकुलम का एक अभिन्न अंग हो वैदिक गणित, जिससे हमारे बच्चे कैलकुलेटर पे ना निर्भर हों। कैसे वो पहाड़ों को पढ़ें, रटें, और पहाड़ों को के पहाड़े रटने के साथ ही वो जल रटना, मैंने एक अलग, आज इसको बहुत बुरा माना जाता है रटने शब्द को, मगर मुझे लगता है कि श्रुति है जिस तरीके से वेद, उसी तरीके से हम अगर सूत्रों के द्वारा, वैदिक सूत्र छोटे से सूत्र हैं और 2 लाइन में आप एक बड़े से बड़ी समस्या को हल कर देते हैं, जो 5-5 पन्ने के द्वारा भी हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो प्राचीन विज्ञान जो है, वैदिक गणित, जो सिर्फ वैदिक काल तक नहीं रहा, बाद में वो जैन काल, मौर्य काल तक भी रहा। तो इस गणित को पढ़ाए जाने की, और हमारी आज की पीढ़ी को जो शिक्षा के तीनों स्तर है, एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल जो है, जो हम यूनिवर्सिटी स्तर की बात करते हैं, इस वैदिक गणित को उसका अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए, और उसके अनुप्रयोगों में ये शामिल होना चाहिए। अब जो तीसरा भाग है, मैं क्रमवार आ रही हूं। सबसे पहले हमने एस्ट्रोनॉमी की बात की, दूसरी बात हमने गणित की बात की, और तीसरा भाग जो था भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान है। अब भौतिक विज्ञान में देखिए, हमने सांख्य फिलॉसफी के बारे में हम पढ़ते हैं कि सांख्य दर्शन क्या है, और उसके साथ ही जिसमें प्रकृति और पुरुष, आज भी जब हम डार्विन को पढ़ाते हैं, डार्विन के थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं, सांख्य फिलॉसफी तो बहुत पहले ही बता चुकी है कि पुरुष का प्रकृति से क्या संबंध है। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि मिलेनियम 2030 गोल्स में हम एनवायरमेंट को बचाने की बात कर रहे हैं। तो शायद हमारे सांख्य में कपिल मुनि ने बहुत पहले बता दिया था कि प्रकृति और पुरुष के बीच में, मनुष्य और प्रकृति के बीच में अभिन्न संबंध है। मैटर के द्वारा हम बने हैं, पूरा यूनिवर्स जो है वो तत्व से बना है। तो तत्व ज्ञान, पंच तत्वों की बात हम तो बहुत करते हैं। बाद में भी पंच तत्वों के बारे में कहा गया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मगर हमारे वांग्मय में जो वैदिक, उत्तर वैदिक काल में 9 तत्वों की बात की गई। अब ये क्या है 9 तत्व? इसमें एक है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। ध्यान से सुनिएगा, नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य भी एक तत्व है। उसके बाद समय को एक तत्व माना गया, अंतरिक्ष को तत्व माना गया, आत्मा और मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क। तो ये जो 9 तत्व हैं, ये अभी भी कहते हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो तभी मानी जाती है जब उसका ब्रेन डेड हो जाता है।
देखिए हमारे मनीषी जो इन 9 तत्वों की बात करते हैं उसमें उन्होंने समय को स्थान दिया, अंतरिक्ष को स्थान दिया, हमारे मस्तिष्क को स्थान दिया। तो ये जो 9 तत्व हैं बेशक बाद में वो पंच तत्व कहलाए। इसके बाद वैशेषिक सूत्र में कणाद ने पदार्थ धर्म संग्रह और भाष्य ने भी लिखा इसमें, और कणाद ने वैशेषिक दर्शन की प्रतिस्थापना की, जो बाद में भाष्य के रूप में बहुत सारे वैज्ञानिक थे उन्होंने इस पे काम किया। अब वैशेषिक दर्शन क्या है? हम जब पढ़ते थे तो हम लोगों ने पढ़ा कि एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने दी, 17वीं 18वीं सदी के बारे में ही पढ़ाया गया। हजारों वर्ष पहले हमारे कणाद ऋषि ने बताया कि एटम इज डिविजिबल, जबकि डाल्टन कहता है कि एटम विभाजित नहीं हो सकता, अणु विभाजित नहीं हो सकता। हमारे कणाद तो परमाणु तक चले गए और उन्होंने कहा कि परमाणु भी विभाजित हो जाता है। जो आज का फिजिक्स कहता है कि जो अल्फा बीटा गामा की बात हुई है, या परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात होती है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, हमारे कणाद ने बहुत पहले बोल दिया था। और किस तरीके से तत्वों मैटर के बारे में, मैटर क्या है, पदार्थ धर्म संग्रह में पूरी तरीके से तत्वों के, और यहीं पे कणाद नहीं रुकते हैं, पदार्थ धर्म संग्रह यही नहीं रुकता है, द्वयणुक और त्रिअणुक की बात करता है। जो मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं कि एटम एंड मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, और किस तरीके से हमारा अंतरिक्ष बना, किस तरीके से मान लीजिए ये ईंट की दीवार है, तो ये ईंट दीवार मिट्टी किस तरीके से मैटर से ही तो बने हैं, और हमारा शरीर, इस पे मैं आगे आऊंगी। अब आप थोड़ा सा हमारी वैज्ञानिक उन्नति को आप देखें, प्रकृति, आज समय बहुत नहीं है, नहीं तो ये बड़ा ही एक एक भाग बड़ा ही रोचक है और इस पे काफी कुछ डिस्कशन किया जा सकता है। रजोगुण, तमगुण, तमोगुण की बात की गई है, जो मैटर के गुणों के बारे में। पुद्गल इसमें बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, रसायन शास्त्री भी थे, जो जैन काल में रहे। बुद्ध ने रूपों की बात की, बौद्ध काल में प्रकृति के रूपों की बात की गई। और आप आश्चर्य करेंगे, थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूंगी इसमें। मैकेनिक्स जो आज हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ते हैं, उस समय मोशन ऑफ बॉडीज की बात की गई, गुरुत्वाकर्षण, न्यायवर्तिका में बात की गई। इसमें मैंने आपसे पहले भी किया कि ब्रह्मभट्ट ने इसमें कहा था। और इसमें आप जो विभिन्न कालखंडों में, हजारों साल का जो कालखंड है, वैदिक काल से लेके उत्तर वैदिक काल, जैन काल, मौर्य काल, और जो गुप्त काल है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय था, उसमें आर्यभट्ट हुए थे, भास्कराचार्य हुए थे। तो वो जो समय था हमारे वैज्ञानिक उन्नति का उत्कर्ष काल था। उस समय तक हमारा जो भौतिक और रसायन विज्ञान था, देखिए वो बात गति की, वेग की, गुरुत्वाकर्षण की, इलास्टिसिटी की बात करता है, जिसे हम त्वरण कहते हैं, एक्लेरेशन। समय और स्थान के बारे में गणना, द्रव्यों के गुण, द्रव्यों की गति, पृष्ठ तनाव जो हम सरफेस टेंशन अभी पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, फ्लूइड मोशन, विस्कोसिटी, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण जो हम पढ़ाते हैं अपने विद्यार्थियों को, ऊष्मा जो थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ाते हैं, ऊष्मा, रसायन विज्ञान, प्रकाश, आश्चर्य करेंगे लाइट से रिलेटेड बातें की गई हैं उनमें, और ध्वनि तरंगों की गणना की गई। चुंबकत्व के बारे में मैंने आपको बताया, विद्युत तरंग जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम अपने स्टूडेंट्स को अभी पढ़ाते हैं। हमारा विज्ञान उस समय इतना आधुनिक था, हजारों वर्ष पहले। यंत्र और यांत्रिक प्रयोग, यंत्र और यांत्रिक प्रयोग इंजीनियरिंग ही तो हुआ, जो हम अभी पढ़ाते हैं अभियंत्रण, वो उस समय थे। मशीन किस प्रकार होनी चाहिए, मशीनों के प्रकार, मशीनों का उपयोग, ये सारी चीजें जो हमारा भौतिक विज्ञान बताता था। रसायन के बारे में अब देखिए, हम अजंता लोरा जाते हैं, अजंता में हम उस समय के रासायनिक चित्रों के, भित्ति चित्रों की बात करते हैं, कुतुब मीनार के लौह स्तंभ की हम बात करते हैं कि उस समय के अभी तक मौजूद है पॉलिश। तो हड़प्पा काल से जो हम पॉट के बारे में, हड़प्पन पॉट्स के बारे में अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि वो रंगे हुए थे, उस समय ये सारी चीजें थी। हड़प्पा काल में धातु विज्ञान बहुत ज्यादा था, कांस्य के बर्तन उस समय थे, और बाद में हम लौह युग तक आए, चमकदार पॉलिश वाले बर्तन, सिक्के, खिलौने, ये सारी चीजें हड़प्पा काल से शुरू हुई, जो बाद में वैदिक काल से लेके। और एक जो विशिष्ट बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, पारा,
पारे का प्रयोग, जो मरकरी है, आप सभी परिचित होंगे, थर्मामीटर में हम पारे के द्वारा देखते हैं कि हमारा बुखार कितना है। पारे के द्वारा पॉलिश बनाना, बर्तनों पे, स्टील पे, ये सारी चीजें करना। और यहीं पे वो काल जो आया बाद में 5वीं सदी में, पंच तत्वों तक आता है। ये पीतल, कांसे, मिश्र धातुएं, ये सारी चीजें, डाइज, पेंट, कपड़े रंग करना। हमारे जो हम भारत से विभिन्न पोतों से पूरी दुनिया में कपड़े जाते थे, तो हमारे यहाँ कॉटन होता था, सूत होता था। तो ये सारी चीजें, हम व्यापार और वाणिज्य में भी आगे थे। ये दिखाता है कि हम किस तरीके से रंग बनाते थे, पॉलिश बनाते थे, हमारा रसायन विज्ञान कितना आगे था, हमारा भौतिक विज्ञान कितना आगे था। तो आज इन सारी टेक्निक्स को हमारे विद्यार्थियों को बताए जाने की जरूरत है कि आज हम एक पेंट कराते हैं, अगले दिन खत्म हो जाता है, और हजारों वर्ष पहले जो अजंता की गुफाएं हैं उसके भित्ति चित्रों के रंग सुरक्षित है। हमारे उस समय के कपड़ों के रंग, पॉलिश वाली वस्तुएं अभी तक है। तो वो क्या विज्ञान था, क्या टेक्निक थी, इस पे शोध करने की आवश्यकता है। और आज उसका अनुप्रयोग इसी रूप में हो सकता है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि कैसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। आज भी वैज्ञानिक चीजें, आज भी हम वैदिक गणित अगर पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब वो ज्ञान सतत रहा, हजारों साल से सस्टेन रहा जो नॉलेज, वही सस्टेनेबल नॉलेज है। तो आज हम पढ़ते हैं, कल हमारे विद्यार्थी भूल जाते हैं। तो यही चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि हजारों साल तक आज भी अगर वो परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा अक्षुण्ण रही, तो ये हमारी वैज्ञानिक विशेषज्ञता ही रही। और आज हमारे विद्यार्थियों को बताए जाने की जरूरत है कि आज वो किस तरीके से शिक्षा प्राप्त करे, किस तरीके से गंभीरता लाए शिक्षा में, कि आगे भी शिक्षा प्रासंगिक रहे और सस्टेनेबल रहे। जो अगला भाग है, मैं लेना चाहूंगी फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। जो हम बात करते हैं शरीर व चिकित्सा विज्ञान, शरीर व चिकित्सा विज्ञान में सब हम चरक और सुश्रुत की बात करेंगे, जो आज का मेडिकल साइंस है। चरक और सुश्रुत तो दो बहुत ही जिसे कहते हैं प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। मगर हमारे यहाँ जो वैदिक काल और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में अश्विनी कुमारों का वर्णन है। महाभारत में भी वैद्यों की बात की गई है, रामायण में तो काफी बाद में, महाभारत काल से पहले रामायण हुआ। तो रामायण में सुषेण वैद्य के बारे में आपने सुना, जो जनरल मास कहती है। मगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे प्राचीन वांग्मय को देखें, तो अश्विनी कुमारों को सबसे ज्यादा वैद्यक विद्या में कहा गया कि वो मेडिसिन में आगे थे। उन्होंने किस तरीके से चिकित्सा की जाए, किस तरीके से खान पान रहे, उसके बारे में कहा। और जो चरक थे, चरक पहली से दूसरी एडी की बात होती है कि उस समय थे, सदी में थे। और उसके बाद 4th सेंचुरी ईस्वी जिसको कहेंगे, उसमें सुश्रुत की बात। अब ये क्या है प्रामाणिक, ये तो हम वही जो हमें बताया गया है एनसीईआरटी के जो प्रमाणिक पुस्तक है, जो हम मानते हैं, चाहे हो या ना हो, हम उसी को मानना हमें पड़ेगा जब तक हम शोध करके जो कालखंड को नहीं लाए। इसीलिए मेरा आग्रह रहता है कि ज्यादा से ज्यादा शोध किया जाए, जिससे जो परतें हैं, जो पन्ने हैं हमारे इतिहास के, वैज्ञानिक इतिहास के, उस पे जो धूल की परत है वो हटेगी। तो हम अभी तक तो यही माने कि पहली से दूसरी सदी के बीच में चरक थे और चौथी में सुश्रुत थे। जो चरक थे उन्होंने शरीर क्रिया विज्ञान पे बहुत बात की, किस तरीके का भोजन होना चाहिए, जीवन, शरीर, आत्मा पे उन्होंने बात की, क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है। मनुष्य के जीवन को शतायु उन्होंने बताया, रोगों के उपचार के बारे में बताया। विष अगर आ जाए शरीर में, तो हम कैसे विष का किस प्रकार उपचार करें, चिकित्सा किस प्रकार करें, मूल्यों की बात करते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि हम हिपोक्रेटिस की शपथ दिलवाते हैं अपने डॉक्टर्स को आजकल, जब वो मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। हमारे यहाँ भी चिकित्सक जो होते थे, वो समाज सेवा को अपना हिस्सा मानते थे और सबसे पहले वो शपथ लेते थे कि समाज के लिए वो जिएंगे और मरेंगे। हमारे यहाँ महर्षि दधीची का उदाहरण है, जिन्होंने समाज के लिए और देवताओं को अपनी हड्डियां भी दान कर दी थी। तो शायद ऐसे हमारे यहाँ ऋषि मुनि और चिकित्सक रहे हैं। टीकों की बात हुई, दवाइयों की बात हुई, विषाणु की बात की गई, वात, पित्त और कफ
हर मनुष्य की जो प्रवृत्ति है उसके हिसाब से चिकित्सा की बात की गई। रोगों के लक्षण और चिकित्सा, कर्क रोग जो अभी कैंसर है उसके बारे में भी उल्लेख मिल रहा है। मानसिक रोगों के बारे में बात की गई। आज हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन की बात करते हैं कि आज डिप्रेशन हो रहा है, साइकोलॉजिकल साइकेट्रिस्ट की बात है। नैराश्य क्या है, किस तरीके के नैराश्य होते हैं, उसकी चिकित्सा के बात में की गई है। पाचक रसों के बारे में चरक ने बताया है और बाद के जो चिकित्सक थे उन्होंने बताया है। और अब मैं बात करूंगी सर्जरी की। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि हम हर काम की शुरुआत गणेश से करते हैं और गणेश के सिर पे हाथी का सिर है। आख्यान ही सही, लेकिन शायद वो ह्यूमन ब्रेन को, उस समय के हमारे मानवीय ज्ञान को और बताता है कि हम उस समय भी ये सोच सके कि अगर मानव का सिर कट जाता है तो उस पे हाथी का सिर लगा दीजिए। ये आश्चर्य नहीं है? सुश्रुत बहुत बड़े शल्य चिकित्सक थे। हाथ अगर टूट जाए तो कैसे जोड़ा जाए, शरीर के ऑपरेशन किस तरीके से किए जाएं, शल्य चिकित्सा के विभिन्न उपकरणों के बारे में सुश्रुत ने बहुत गंभीरता से लिखा है। औषध, रस, क्रिया, आहार, विहार, इसके बारे में। और जो एपरेटस थे मेडिकल में, कैंची, छेदना, यंत्र, उपयंत्र, दवा बनाने के नियम, ये सारी चीजें हमारे जो डॉक्टर्स थे, जो हमारे चिकित्सक थे उस समय के, चरक सुश्रुत के साथ साथ बहुत सारे जिसे कहते हैं अनसंग हीरोज, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, शोध की आवश्यकता है, उन्होंने दिए थे। आज भी हम गोत्रों की बात करते हैं कि समान गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? खून के द्वारा बीमारियां होती हैं, चाहे शुगर हो या बहुत सारे आंखों से रिलेटेड बीमारियां हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वो रोग ना फैले। वेस्ट में जब हम पढ़ते थे विज्ञान, तो हम देखते थे कि वहां पे स्नोफीलिया या दूसरी दमे की बीमारियां या दूसरी कलर ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियों के हम पढ़ते थे कि वहां पर जो वहां का राज परिवार है वो इस तरीके का विवाह नहीं करता। हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले से है कि समान गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए, और वो भी 7 पीढ़ियों तक नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? शायद इसके पीछे हमारा वैज्ञानिक ज्ञान था कि हमारी बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी ना पहुंचे। कुछ चीजें मैं और आपसे बड़ी आश्चर्यजनक बातें डिस्कस करना चाहूंगी कि न केवल चिकित्सा, पशुओं के चिकित्सक भी होते थे। और जो नाम दिए गए हैं आयुर्वेद में, आयुर्वेद उपवेद माना जाता है, उसमें विकास आयुर्वेद, गवायुर्वेद जो गायों की चिकित्सा थी, अश्वायुर्वेद घोड़ों की चिकित्सा, हस्तायुर्वेद हाथियों की चिकित्सा, रस चिकित्सा, ये हमारे वेटनरी साइंस को दिखाता है कि उस समय हम कितना ज्यादा वैज्ञानिक रूप से उन्नत थे। तो हमें आज जो आयुर्वेद पे हम पूरा भारत जा रहा है, हम एलर्जी होती है हमें पश्चिमी एलोपैथिक से, हम आयुर्वेद को कहते हैं कि नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो शायद नो साइड इफेक्ट वाली चीज जो हमारे विद्यार्थी हैं, आयुर्वेद पे शोध होना चाहिए। और आज उसका अनुप्रयोग ये हो सकता है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि किस तरीके से वैज्ञानिक उन्नति उस समय थी, और हम आयुर्वेद में ज्यादा से ज्यादा शोध करें। चिकित्सा में, हमारे मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल साइंस में आयुर्वेद को लागू ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा को महत्व देना चाहिए। समय की थोड़ी कमी है तो मैं चाहूंगी कि बाकी चीजों को भी थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं। प्राकृतिक एवं योग विज्ञान, योग को भी एक विज्ञान था जो पातंजलि ऋषि के द्वारा प्रतिपादित था। उन्होंने अष्टांग योग सूत्र की बात की। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आज पूरा विश्व योग को मान रहा है। हम कपालभाति से शुरू करते हैं, अनुलोम विलोम से शुरू करते हैं, और हम आसनों की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, समाधि। हमारे ऋषि मुनि पारंगत थे, इसके द्वारा वो मानसिक शांति प्राप्त करते थे। पाचन क्रिया हमारी ठीक रहती थी, जीवन को जीने की कला हमारी रहती थी। तो जो आसन है, सही कहते हैं कि अच्छे मस्तिष्क में अच्छे विचार भी आते हैं। तो योग के द्वारा शांति, कामनेस, जो आज पूरे विश्व को जरूरत है। हम इतना स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आज पढ़ाते हैं विभिन्न कॉर्पोरेट में, मैं भी जाती हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, उनकी क्लासेस लेती हूँ मैनेजर्स की। मगर क्या आपको नहीं लगता है कि जो हमारा ध्यान है, प्राणायाम है, हमें मानसिक रूप से शांत करता है? इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है, और शायद हमारे ऋषि मुनि, हमारा योग सूत्र इस चीज को जानता था। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि समय की कमी है, एक जो व्यापार, वाणिज्य और मुद्रा विज्ञान की बात करना चाहूंगी, जो
पांचवा भाग है। व्यापार में अर्थशास्त्र को हम पढ़ाते हैं। आज भी मैं एमबीए वाले विद्यार्थी कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। हमारे यहाँ शिप के द्वारा, जैसे मैंने बताया कि बेबीलोन था, उस समय ग्रीस था, हमारे व्यापार होते थे, वाणिज्य थे, हमारे यहाँ सिक्के थे। आज भी ग्रीस में हमारे भारतीय सिक्के मिलते हैं, हमारे यहाँ ग्रीस के सिक्के मिलते हैं खुदाई में। इसका मतलब हमारे संबंध बड़े अच्छे थे। रामायण और महाभारत में भी शिप का उल्लेख मिलता है, पोतों का उल्लेख मिलता है, जिसके द्वारा समुद्र के रास्ते से व्यापार और वाणिज्य होता था। मैं इसमें सैन्य सैन्य शास्त्र की भी बात करूंगी कि हम महाभारत में तो देखते हैं कि द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शस्त्र की शिक्षा दी। हमारे यहाँ ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, प्रक्षेपास्त्र, जो फॉरेंसिक साइंस है वो भी कितना आगे था। आज भी कुरुक्षेत्र में जो एटॉमिक लेवल वहां का ज्यादा है, शोध होता है कि कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी, अभी भी वहां पे जमीन पे एटॉमिक लेवल ज्यादा जो है उसके बारे में शोध हुए हैं। तो वो हमारे उस समय जो अग्नेयास्त्र, प्रक्षेपास्त्र, जो हम एटॉमिक बॉम्ब का प्रयोग था, जिसका आज भी महाभारत में उल्लेख है, इस पे ज्यादा से ज्यादा शोध किए जाने की आवश्यकता है। हम कहते हैं कि 100 पुत्र थे कुंती के और वो घड़े में पैदा हुए। आपको क्या नहीं लगता है कि ये डीएनए वाला जो टेस्ट ट्यूब बेबी की परिकल्पना थी वो उस समय थी? तो ये शायद हमारे चिकित्सा विज्ञान को, सैन्य विज्ञान को और पोतों के द्वारा, जो मैंने व्यापार और वाणिज्य के बारे में बात किया कि सिक्के किस तरीके से होते थे, किस तरीके से जहाज बनते थे और किस तरीके से हमारा व्यापार और वाणिज्य होता था। अंत में जो अंतिम भाग है, मैं वास्तु विज्ञान की बात करूंगी, जो हमारी ज्ञान परंपरा में बहुत ज्यादा था। हड़प्पा से पहले भी सभ्यता होगी, शायद हम खोज नहीं कर पाए हैं। हड़प्पा में देखिए कितना प्लान्ड शहर था, नालियों का अनुप्रयोग, पानी, जो आज हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, हड़प्पा काल में वाटर हार्वेस्टिंग साइंस था। हमारे यहाँ उस समय किस तरीके से घरों में हवा आनी चाहिए, वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से नालियों का प्रबंधन होना चाहिए। आज हम स्वच्छता पे बात कर रहे हैं, स्वच्छता मिशन लेके चलते हैं। हड़प्पा काल में हजारों वर्ष पहले उन्हें स्वच्छता का ज्ञान था, पानी को किस तरीके से प्रयोग किया जाए इसका ज्ञान था। तो अब हम वेद द्वारिका, द्वारिका जो थी विभिन्न। और एक बात जो बड़ी विचित्र मुझे लगती है, आर्यों के बारे में कहा जाता है कि वो कृषि वाले थे, वो गाय चराते थे और पशुपालक थे। आर्यों के समय भी पुरा और प्रासादों का उल्लेख मिलता है वेदों में और उस समय के वांग्मय में। उस समय भी पुरा मतलब शहर और प्रासाद महल। तो हमारा आर्किटेक्चर उस समय बहुत ज्यादा विकसित था। पुरा और प्रासाद के साथ साथ जो हड़प्पा से जो हमें प्रामाणिकता मिलती है वो बाद में रही, जो बौद्ध काल में मेगास्थनिक और मौर्य काल में इंडिका में मेगास्थनीज बोलते हैं। ह्वेनसांग जो चाइना से आए थे वो बताते हैं यहाँ के बारे में। जो हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा की जो अब तक्षशिला तो नहीं है मगर नालंदा आप जरूर जाएं और आप देखें। सांची में प्रभाकर पांडे जी हैं, वो जरूर देखें। जो स्तूप हैं, जो स्तूप कला थी बौद्ध कालों में जिस तरीके से किया गया था, वो हमारे स्थापत्य कला को, मैंने अजंता अलोरा बार बार कहा, जो उस समय के स्तूप हैं, अशोक का लाट है, ये सारी चीजें हमारे स्थापत्य कला को दिखाती हैं, हमारे वास्तु विज्ञान को बताती हैं। आज भी राम सेतु पे बात होती है, कैसे राम जी ने, वो राम सेतु पत्थर नहीं है, वो एक कोरल रीफ है, जो हम मूंगा कहते हैं। मूंगा एक जीव होता है, उसके बाहरी शेल जो वो जब जम जाता है और वो पानी पे तैरता है। देखिए कितनी वैज्ञानिक उन्नति थी कि मूंगे से पूरा का पूरा राम सेतु बना दिया गया, जिसपे वानर सेना गई। हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि रावण सीता को विमान, पुष्पक विमान के द्वारा ले गया। ये छोटी सी बात नहीं है, ये हमारे एडवांसमेंट को दिखाता है कि हम पेट्रोल बनाना भी उस समय जानते थे और किस तरीके से एवियन, हम किस तरीके से जहाज उड़ा है। तो उस तरीके से हम कैसे, हमने पोत विज्ञान भी, पेट्रोल होगा या कुछ ऐसा होगा तभी तो हम ये हमारे पेट्रोलियम खोज को भी बताता है। अगर जहाज जाते थे, हवाई जहाज जाते थे, तो हमारी ये वैज्ञानिक उन्नति थी। अब साम्राज्य, बाद में मगध साम्राज्य आया, दक्षिण में चालुक्य थे, मध्य प्रदेश में सातवाहन थे। जो खजुराहो है
उसकी वास्तुकला को आप देखिए। मध्य प्रदेश में भी प्राचीन खंडहर जो अभी तक है पूरे भारत में, दक्षिण में आप देखिए, वो हमारे वास्तु विज्ञान को दिखाते हैं। समय की कमी है, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी प्रभाकर पांडे जी को, कि जिन्होंने इतने सामयिक विषय पे आज का रखा। और कभी समय मिलेगा तो मैं एक एक जो भाग है प्राचीन भारतीय विज्ञान का, मैं अलग अलग उसमें विस्तार में बताना चाहूंगी। लेकिन एक चीज अवश्य है कि हमारे बच्चों को इस प्राचीन भारतीय विज्ञान को का ज्ञान जरूर देना चाहिए और ये पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करेंगे तो ये हमें पश्चिम हमें कूपमंडूक कहता रहेगा। और हमारे यहाँ भी जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल अपने आप को कहते हैं कि हम बौद्धिक रूप से बहुत सामर्थ्यवान हैं, उनकी विशद जो विषैली धारणाएं हैं, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति अभी तक हमारे यहाँ चली आ रही है, और हमारे बच्चे अभी भी पढ़ते हैं कि आर्य बाहर से आए, या यहाँ पे ज्ञान विज्ञान कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं, वो घुमंतु जाती थी। मुझे लगता है इन सारी बातों का, इन विवादों का पटाक्षेप होना चाहिए। हमारी वैज्ञानिक उन्नति पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। और किस तरीके से नोट साइड इफेक्ट वाली चीजें हैं, या जिस तरीके से कम संसाधनों में हमने इतनी वैज्ञानिक उन्नति की, हमारे बच्चों को वो रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाया जाना चाहिए। चाणक्य की जो अर्थनीति है वो मैनेजमेंट विद्यालयों तक ही ना सीमित रहे। हमारे जो एलिमेंट्री लेवल के, सेकेंडरी लेवल के बच्चे हैं, उनको भी हमारे अपनी सभ्यता और संस्कृति पे गर्व करना आना चाहिए। क्योंकि वो समाज खत्म हो जाता है जिसकी भाषा समाप्त हो जाती है, जिसकी सभ्यता। और शायद हमने अपनी भाषा को संरक्षित किया। और शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बात कर रही है ड्राफ्ट में, कि पाली, प्राकृत, जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, क्लासिकल भाषाएं हैं, उनको हम आगे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। और जितना हम इन भाषाओं का अध्ययन करेंगे, चाहे संस्कृत हो, पाली हो, प्राकृत हो, तो हम उतना ही ज्यादा सक्षम हो पाएंगे अपने प्राचीन भारतीय विज्ञान के इतिहास को खोजने में और उसमें आगे बढ़ने को। तो आवश्यकता इसी बात की है कि हम ज्यादा से ज्यादा शोध करें, और न केवल विद्यालयों में, टर्शरी लेवल पे और शोध संस्थानों में। जो ड्राफ्ट बात करता है इंडियन रिसर्च फाउंडेशन की, जो आने वाला पॉलिसी, और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी ये ड्राफ्ट पॉलिसी का रूप ले, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। तो जब ये पॉलिसी का रूप ले तो प्राचीन भारतीय विज्ञान को भी हर स्तर पे शिक्षा में लागू किया जाए, तभी इसके अनुप्रयोग करने में हम सक्षम होंगे और अपनी ज्ञान परंपरा पे हम गर्व का अनुभव कर पाएंगे। और इस सभ्यता संस्कृति तभी हमारी अक्षुण है, शायद हम उस ज्ञान परंपरा को जीवित रख सके हैं। शायद ये हमारे अंदर के आत्मसम्मान को भी दिखाएगा, आत्मबल को भी निर्भर करेगा, और हमारे बच्चे सही मायनों में भारतीय इतिहास और ज्ञान परंपरा के परचम को पूरे विश्व में लहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने का, और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।